नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछले 15-20 सालों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा का बहुत तेजी से विकास हुआ है। इसके आसपास के गांव भी विकास की दौड़ में शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का गांव बिसरख 20 साल पहले भले ही गांव था, लेकिन अब छोटे मोटे शहरों से बेहतर है। यहां पर गौर सिटी 2 की टाउनशिप बन गई है। प्रशांत कुमार गौर सिटी 2 के गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू 2 के फ्लैट नंबर A1468 में रहता था। उसके फ्लैट से 2 फ्लोर नीचे उसके दोस्त रुपेंद्र सिंह चंदेल का फ्लैट था। प्रशांत और रुपेंद्र के बीच गहरी दोस्ती थी। 28 अप्रैल 2019 को रविवार की छुट्टी थी। उस दिन शाम करीब 6:30 बजे प्रशांत घर पर ही था और पत्नी व बच्चों के साथ मॉल घूमने जाने की तैयारी में लगा था। उसी वक्त उसके मोबाइल पर रुपेंद्र के बहनोई ओमवीर का फोन आया। ओमवीर इसी सोसाइटी के फ्लैट नंबर 244 में रहता था। ओमवीर ने फोन पर प्रशांत को जो कुछ बताया, उसे सुनकर वह चिंतित हो उठा। ओमवीर ने बताया था कि रुपेंद्र दोपहर में अपनी सफेद रंग की फोर्ड फिगो कार लेकर घर से गया था। उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। वह घर से पत्नी के गहने लेकर गाजियाबाद के पीसी ज्वेलर्स के पास गिरवी रखने के लिए निकला था। लेकिन 3.5 घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी तक वह घर नहीं लौटा है। ओमवीर ने यह भी बताया कि रुपेंद्र की पत्नी अमृता और वह खुद कई बार रुपेंद्र से फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर चुके हैं, मगर दूसरी ओर से कॉल रिसीव नहीं की जा रही। यह ऐसी बात थी जिसे सुनकर किसी को भी चिंता हो सकती थी। रुपेंद्र तो वैसे भी प्रशांत का बहुत अच्छा दोस्त था, लिहाजा वह फटाफट जीने की सीढ़ियां उतरकर रुपेंद्र के फ्लैट पर पहुंच गया। ओमवीर वहां पहले से ही मौजूद था। रुपेंद्र की पत्नी अमृता के चेहरे पर उड़ रही हवाइयां साफ बता रही थीं कि वह बेहद परेशान है। प्रशांत ने जब अमृता से रुपेंद्र के बारे में पूछा तो उसने भी वही सब बताया जो कुछ देर पहले ओमवीर ने फोन पर उसे बताया था। वह घबराते हुए बोली, भैया वो सोने के जेवर लेकर गए हैं। इतनी देर हो गई, ना तो वापस आए हैं और ना ही फोन रिसीव कर रहे हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आपको तो पता है कि यह इलाका कितना खराब है। यहाँ आए दिन लूटपाट और ना जाने क्या क्या होता रहता है। कहीं उनके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग सोसाइटी के बाहर जाकर उन्हें आसपास के इलाके में देख लें। कहते कहते अमृता की आंखों में आंसू छलक आए। प्रशांत ने कहा, घबराइए मत भाभी जी, कुछ नहीं होगा। रुपेंद्र को हम लोग अभी पुलिस को खबर कर देते हैं। नहीं प्रशांत भाई, अभी हमें पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि पहले हम कुछ लोग मिलकर रुपेंद्र को तलाश कर लें। अगर वह नहीं मिलता तो फिर पुलिस को सूचना दे देंगे। ओमवीर ने बीच में बात काट कर अपनी राय दिया। प्रशांत बोला, हाँ यह भी ठीक है, पहले हम लोग तलाश कर लेते हैं। इसके बाद प्रशांत और ओमवीर सोसाइटी के दफ्तर में पहुंचे। वहां से ओमवीर ने सोसाइटी के गार्ड और ऑपरेटर का काम करने वाले सुमित को अपने साथ ले लिया। प्रशांत ने सोसाइटी में रहने वाले अपने दोस्तों संजीव और रोबिन को भी साथ ले लिया। इसके बाद वे सभी कार लेकर आसपास के इलाके में रुपेंद्र को तलाश करने के लिए निकल पड़े। 1 घंटे में उन लोगों ने आसपास के 6-7 किलोमीटर का रास्ता देख लिया, लेकिन ना तो उन्हें कहीं रुपेंद्र की कार दिखाई दी और ना ही आसपास के इलाके में कहीं कोई दुर्घटना होने की जानकारी मिली। सभी लोग आगे की कार्रवाई पर विचार करने के लिए वापस सोसाइटी की तरफ लौटने लगे। तब तक रात के 10 बज चुके थे। गौर सिटी से कुछ दूर ब्रह्मा मंदिर है। जैसे ही वे लोग कार से मंदिर के पास से गुजरे कि तभी सुमित ने चिल्लाकर कहा, सर कार रोको, कार रोको। क्या हुआ भाई, कुछ हो गया क्या? कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे प्रशांत ने कार की गति धीमी करते हुए सुमित से पूछा।
सुमित ने मंदिर के पास सर्विस रोड की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर वो देखो वहां एक सफेद रंग की कार खड़ी है। मुझे लगता है वह रुपेंद्र सर की ही है। सभी ने चौंकते हुए सर्विस रोड की तरफ देखा तो वहां वाकई एक सफेद रंग की कार खड़ी नजर आई। प्रशांत ने फौरन अपनी कार आगे बढ़ा दिया। कुछ दूर आगे जाकर यू टर्न लेकर वह कार को सर्विस रोड पर वहां ले गया जहां सफेद रंग की कार खड़ी थी। पास पहुंचते ही प्रशांत ने देखा कि वाकई वह फोर्ड फिगो कार थी और उसका नंबर यूपी 95J9096 था, जो रुपेंद्र की कार का था। कार का नंबर पढ़ते ही प्रशांत और ओमवीर साथियों के साथ जल्दी से नीचे उतरे और उन्होंने गाड़ी के शीशे से भीतर झांका तो उनके हलक से चीख निकल गई, क्योंकि कार के भीतर ड्राइविंग सीट पर खून से लथपथ रुपेंद्र का शव पड़ा था। प्रशांत व ओमवीर ने दरवाजा खोलकर रुपेंद्र को हिला-डुला कर देखा तो ओमवीर की मौत हो चुकी थी। ओह माय गॉड! मुझे जिस बात का शक था वही हुआ। लगता है बदमाशों ने लूटपाट करके रुपेंद्र को मार दिया है। कहते हुए ओमवीर ने अपना माथा पकड़ लिया। जिसकी तलाश में प्रशांत और उसके साथी निकले थे वह तलाश पूरी हो चुकी थी। रुपेंद्र जिंदा तो नहीं मिला, अलबत्ता उसकी लाश जरूर मिल गई थी। उसकी मौत कैसे हुई, क्या हादसा हुआ, यह पता लगाना पुलिस का काम था। लिहाजा करीब 10:30 बजे प्रशांत ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन करके इस घटना की सूचना दे दिया। कुछ ही देर में पीसीआर की गाड़ी वहां पहुंच गई। ओमवीर ने भी तब तक अपनी पत्नी और रुपेंद्र की पत्नी को इस बारे में खबर कर दी थी। गौर सिटी के कुछ दूसरे लोग भी रुपेंद्र की लाश मिलने की सूचना पाकर वहां पहुंच गए। पीसीआर गाड़ी से आए पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद यह खबर स्थानीय बिसरख थाने को दे दिया। बिसरख थाने के एसएचओ मनोज पाठक पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल की जांच पड़ताल के बाद सीओ पीयूष कुमार सिंह, एसपी विनीत जायसवाल और फॉरेंसिक टीम को खबर कर दिया। कुछ ही देर में फॉरेंसिक टीम और पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। जांच पड़ताल में पुलिस को घटनास्थल पर ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे पता चल पाता कि रुपेंद्र की हत्या लूटपाट के लिए या लूटपाट का विरोध करने के कारण हुई है। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी हत्या उसके निवास से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। रुपेंद्र की पत्नी अमृता भी अपने 6 साल के बेटे आयुष्मान के साथ वहां पहुंच गई थी। पति की मौत के बाद एक पत्नी का दुख और सदमा उस पर क्या असर करता है, अमृता का विलाप देखकर समझा जा सकता था। ओमवीर की पत्नी शिखा, जो रिश्ते में अमृता की ननद थी, उसने कुछ दूसरी महिलाओं व लोगों के साथ मिलकर रो रही अमृता को सांत्वना दिया। फॉरेंसिक टीम ने मृतक की कार के भीतर से फिंगरप्रिंट व दूसरी तरह के नमूने एकत्र कर लिए थे। मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद इंस्पेक्टर मनोज पाठक ने रुपेंद्र का शव रात में ही पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों से इस मामले की एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखित शिकायत देने के लिए अगली सुबह थाना बिसरख आने के लिए कहा। लेकिन हैरत की बात यह कि अगली सुबह रुपेंद्र की पत्नी या उसके बहनोई ओमवीर में से कोई भी थाने नहीं पहुंचा। हाँ, रुपेंद्र का दोस्त प्रशांत जरूर अपने दोस्तों को लेकर बिसरख थाने पहुंच गया था। इंस्पेक्टर पाठक ने जब उससे पूछा कि रुपेंद्र की पत्नी या परिवार के लोगों में से कोई एफआईआर कराने क्यों नहीं आया, तो प्रशांत ने बताया कि उसने रुपेंद्र के परिवार वालों से थाने चलने के लिए कहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि रिपोर्ट लिखाने से क्या होगा, इससे रुपेंद्र जिंदा तो हो नहीं जाएंगे। परिजनों का जवाब बेहद चौंकाने वाला था, लेकिन पुलिस को जांच आगे बढ़ाने के लिए महज शिकायत की जरूरत होती है। घटना से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा कोई भी शख्स शिकायत कर सकता है। लिहाजा इंस्पेक्टर पाठक ने प्रशांत से ही लिखित में शिकायत लेकर 29 अप्रैल 2019 को धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसी दिन रुपेंद्र के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके घर वालों को सौंप दिया। तब तक रुपेंद्र के पिता और भाई के अलावा उसके दूसरे रिश्तेदार तथा अमृता के परिजन भी आ चुके थे। सुबह से ही इंस्पेक्टर पाठक ने रुपेंद्र हत्याकांड की जांच का काम तेज कर दिया।
उन्होंने एसआई पीयूष और वीरपाल के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन कर दिया। साथ ही उन्होंने एसपी की टीम के कांस्टेबल सुधीर और संजीव को मृतक के परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाने और उनके फोन को सर्विलांस पर लगवाने की जिम्मेदारी सौंप दिया। पुलिस टीम ने रुपेंद्र के परिजनों से पूछताछ किया। इसके अलावा गैलेक्सी सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दिया। कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज आदि की जांच के बाद पुलिस ने 1 मई को ओमवीर को हिरासत में ले लिया। ओमवीर मृतक का बहनोई था। इंस्पेक्टर मनोज पाठक ने थाने लाकर जब उससे थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने खिलाफ पुलिस के पास मौजूद सबूतों को देखकर आसानी से सच उगल दिया। पुलिस के सामने जब रुपेंद्र की हत्या का सच आया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि ओमवीर ने रुपेंद्र की हत्या अपनी सोसाइटी के गार्ड सुमित और एक अन्य साथी भूले के साथ मिलकर की थी। पुलिस की एक टीम ने उसी दिन उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ओमवीर और उसके दोनों साथियों से पूछताछ हुई तो रुपेंद्र हत्याकांड की कहानी कुछ इस तरह सामने आई। रुपेंद्र सिंह चंदेल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के गांव मोहारी का रहने वाला था। उसके पिता अर्जुन सिंह चंदेल पीएसी में हेड कांस्टेबल हैं और इन दिनों उनकी नियुक्ति प्रयागराज में है। रुपेंद्र का एक मंझला भाई राघवेंद्र भी शादीशुदा है और गांव में रहता है। राघवेंद्र वकालत की पढ़ाई कर रहा है। रुपेंद्र का एक छोटा भाई भी है जो दिल्ली में रहता है। रुपेंद्र ने एमबीए किया था और पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 2012 में उसकी नौकरी ग्रेटर नोएडा की बिस्कुट कंपनी हिंज प्राइवेट लिमिटेड में लग गई थी। नौकरी लगने के 1 साल बाद सन 2013 में परिवार वालों ने उसकी शादी महोबा की रहने वाली अमृता सिंह चंदेल से कर दिया। अमृता न सिर्फ सुंदर थी बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट भी थी। अमृता से शादी के बाद रुपेंद्र की जिंदगी में तेजी से बदलाव आने लगा। 1 साल बाद ही वह एक बच्चे का पिता बन गया जिसका नाम आयुष्मान रखा। अमृता के जीवन में आने के बाद रुपेंद्र ने तेजी के साथ तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी और वह सेल्स मैनेजर के ओहदे तक पहुंच गया। करीब 3 साल पहले उसने फोर्ड फिगो कार खरीदी थी। उसके बाद 1 साल पहले यानी मई 2018 में रुपेंद्र ने गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू 2 में 35 लाख रुपए में 2 बेडरूम का फ्लैट भी खरीद लिया था। रुपेंद्र की अच्छी सैलरी थी, इसलिए ये तमाम चीजें उसने लोन लेकर खरीदी थीं। मकान खरीदने के बाद रुपेंद्र ने अपने मकान में 2-3 लाख रुपए खर्च करके इंटीरियर डिजाइनिंग का कुछ काम भी कराया था। रुपेंद्र के फ्लैट में इंटीरियर का काम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मोहारी गांव के रहने वाले ओमवीर सिंह ने किया था। ओमवीर गैलेक्सी 2 सोसाइटी के फ्लैट संख्या E244 में अपने भाई कृष्णवीर तथा 2 रिश्तेदारों के साथ रहता था। ये सभी गौर सिटी की सोसाइटियों में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते थे। उसने गैलेक्सी 2 सोसाइटी में भी करीब 20 से अधिक फ्लैटों का इंटीरियर डिजाइन किया था। रुपेंद्र को जब ओमवीर से बातचीत में यह बात पता चली कि ओमवीर भी ठाकुर है तो उसने अपने फ्लैट की इंटीरियर डिजाइन का काम ओमवीर से ही कराया। कुछ दिन रुपेंद्र के घर में काम करने के दौरान ओमवीर और रुपेंद्र की दोस्ती हो गई। ओमवीर 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसका एक छोटा भाई कृष्णवीर उसी के साथ काम करता था, जबकि बाकी दोनों भाई गांव में ही रहकर खेती करते थे। ओमवीर पढ़ा लिखा और अच्छे परिवार का लड़का था। जब रुपेंद्र से ओमवीर की दोस्ती हो गई तो रुपेंद्र के घर उसका अक्सर आना जाना हो गया। रुपेंद्र रोजाना सुबह को नौकरी पर निकल जाता और शाम को ही घर लौटता था। लेकिन ओमवीर का अपना काम था। वह ज्यादातर गैलेक्सी सोसाइटी में ही रहता था, इसलिए वह जब तब रुपेंद्र की गैर मौजूदगी में भी उसके घर चला जाता था। चूंकि ओमवीर रुपेंद्र का दोस्त था, इसलिए ओमवीर जब भी रुपेंद्र की अनुपस्थिति में उसके घर जाता तो अमृता ओमवीर को एक पारिवारिक दोस्त की तरह सम्मान और सत्कार देती थी। शुरुआत में तो ओमवीर कभी कभार ही रुपेंद्र के घर आता था, लेकिन धीरे धीरे अमृता की खूबसूरती उसके मन में बस गई। इसके बाद तो वह रोज ही कुछ घंटों के लिए रुपेंद्र की गैर मौजूदगी में उसके घर जाने लगा। शुरू में ओमवीर और अमृता औपचारिक रूप से ही बातचीत करते थे,
लेकिन जब ओमवीर का अक्सर आना जाना शुरू हुआ तो दोनों की झिझक दूर हो गई और वे खुलकर बातचीत करने लगे। जनवरी 2019 में दोनों की झिझक इस हद तक दूर हो गई कि ओमवीर अमृता से शारीरिक छेड़छाड़ करने लगा। जब अमृता ने उसकी इस तरह की हंसी मजाक का कोई विरोध नहीं किया तो ओमवीर की हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद वह इससे भी एक दो कदम आगे बढ़ गया। उसने हंसी मजाक में पहले अमृता को एक दो बार अपनी बाहों में भर लिया था। लेकिन जब अमृता ने इसका भी विरोध नहीं किया तो बात इसके आगे चुंबन तक पहुंच गई। दरअसल रुपेंद्र जहां गंभीर और सीधे स्वभाव का युवक था, वहीं ओमवीर तेजतर्रार और आधुनिक विचारधारा का लड़का था। अमृता ओमवीर जैसे तेजतर्रार लोगों को पसंद करती थी। यही कारण रहा कि उसने कभी ओमवीर की किसी हरकत का बुरा नहीं माना था। इससे ओमवीर की हरकतें और बढ़ने लगीं। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि दोनों के बीच मर्यादा की दीवार टूट गई। दोनों के बीच उस रिश्ते ने जन्म ले लिया जिसे समाज अवैध संबंध कहता है। अमृता को ओमवीर के जिस्म का ऐसा चस्का लगा कि बाद में दोनों के बीच अक्सर ही यह खेल खेला जाने लगा। रुपेंद्र उनके खेल से पूरी तरह अनजान था। अमृता की शारीरिक जरूरतें पूरी होने लगीं तो उसने धीरे धीरे पति में दिलचस्पी लेनी बंद कर दिया। ओमवीर ही उसके लिए सब कुछ हो गया था। लेकिन ओमवीर के मन में कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी थी। उसने सोचा कि अमृता के साथ अगर रुपेंद्र का ये मकान भी उसे मिल जाए तो नोएडा जैसी औद्योगिक नगरी में वह अपना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। इसलिए अब उसने धीरे धीरे अमृता के दिलो दिमाग में रुपेंद्र के खिलाफ जहर के बीज बोने शुरू कर दिए। अपनी लच्छेदार बातों में फंसाकर ओमवीर ने अमृता के दिमाग में नफरत भर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 2019 के फरवरी महीने में रुपेंद्र की मौसी की लड़की शिखा 15 दिन के लिए रुपेंद्र के घर रहने के लिए आई थी। शिखा अमृता जैसी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन सीधी सादी थी। उसे देखकर ही ओमवीर के मन में ख्याल आया कि क्यों ना रुपेंद्र के घर में बेरोकटोक आने के लिए शिखा से शादी कर ली जाए। जब यह बात उसने अमृता से कही तो बात उसकी भी समझ में आ गई। अमृता ने इस बारे में पति से बात की तो रुपेंद्र को भी लगा कि जवान मौसेरी बहन के लिए अगर ओमवीर जैसा बिरादरी का ही लड़का मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। ओमवीर ठीक ठाक कमा भी लेता था। रुपेंद्र ने जब महोबा में रहने वाली अपनी मौसी से यह बात की तो वह तैयार हो गई। फरवरी के आखिरी हफ्ते में दोनों परिवारों की रजामंदी से ओमवीर और शिखा की शादी हो गई। शादी के कुछ रोज बाद शिखा अपने पति ओमवीर के पास नोएडा आ गई। वह गैलेक्सी 2 सोसाइटी में पति के साथ रहती थी। शिखा का अभी गौना भी होना था, लिहाजा 10 दिन बाद वह अपने मायके चली गई। लेकिन इसी दौरान एक दिन ना जाने क्यों रुपेंद्र को अमृता के किसी व्यवहार से शक हो गया कि ओमवीर से उसके संबंध कुछ अलग तरह के हो चुके हैं। हालांकि उसे सिर्फ शक था, लेकिन फिर भी उसके मन में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। लिहाजा रुपेंद्र ने अमृता से ओमवीर से दूरी बनाकर रखने की बात कह दिया। रुपेंद्र के ऐसा कहते ही अमृता समझ गई कि हो ना हो रुपेंद्र को उनके संबंधों पर शक हो गया है। अमृता ने जब यह बात ओमवीर को बताई तो उसे भी लगा कि उसे अगर अमृता व उसकी संपत्ति हासिल करनी है तो रुपेंद्र को रास्ते से हटाना होगा। यह काम करने का यही अच्छा मौका है। यह बात उसने अमृता से कही। अमृता तो उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी, लिहाजा वह पति की हत्या कराने के लिए तैयार हो गई। ओमवीर ने अमृता से कहा कि अगर वह कुछ पैसे खर्च कर दे तो वह ऐसे लोगों का इंतजाम कर देगा जो रुपेंद्र को उनके रास्ते से हटा देंगे। अमृता ने ओमवीर से कह दिया कि वह उसे पैसे दे देगी, वह भाड़े के हत्यारों का इंतजाम कर ले। योजना के अनुसार अमृता ने इस दौरान ओमवीर से दूरी बना लिया। उसे ओमवीर से जो बात करनी होती वह या तो उसे फोन कर देती या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात कर लेती थी। इधर रुपेंद्र इस बात से अनजान था कि ओमवीर तथा अमृता उसके खिलाफ एक खूनी साजिश रच चुके हैं। इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए ओमवीर ने अपनी ही सोसाइटी के एक गार्ड सुमित को भी पैसे का लालच देकर साजिश में शामिल कर लिया।
सुमित हापुड़ जिले की बाबूगढ़ तहसील के गांव भड़ंगपुर का रहने वाला था। पिछले 2 सालों से वह गैलेक्सी 2 सोसाइटी में गार्ड की नौकरी कर रहा था। सुमित हैबतपुर गांव में किराए का एक कमरा लेकर रह रहा था। सुमित ओमवीर से कई बार कह चुका था कि वह कोई ऐसा काम बताए जिससे उसे मोटी रकम मिल सके। उस रकम से वह अपना कोई काम धंधा शुरू कर लेगा। ओमवीर के कहने पर सुमित ने जिला बुलंदशहर के बीबी नगर के रहने वाले अपने एक दोस्त भूले को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। लेकिन बिना पैसा लिए वे इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इस काम के लिए 3 लाख रुपए की मांग की थी। ओमवीर ने यह बात अमृता को बताई तो अमृता ने 23 अप्रैल को ओमवीर के साथ जाकर अपनी सोने की 2 चूड़ियां और एक हार बेचकर एडवांस में 1.5 लाख रुपए दे दिए। लालची ओमवीर ने इन पैसों में से 50,000 रुपए अपने पास रखकर 50-50 हजार रुपए सुमित और भूले को दे दिए। बाकी रकम उसने काम पूरा होने के बाद देने का वायदा कर लिया। काम को अंजाम देने के लिए सुमित ने 8,000 रुपए में .32 बोर की कंट्री मेड पिस्टल और कुछ कारतूस खरीद लिए। अब सही मौका देखकर सुमित की हत्या की वारदात को इस तरह अंजाम देना था कि लूट की घटना लगे। 28 अप्रैल 2019 को रविवार का दिन था और रुपेंद्र की उस दिन छुट्टी थी। ओमवीर ने उस दिन को खासतौर से इसलिए चुना था क्योंकि उन्हें जो कहानी बनानी थी उसके लिए रुपेंद्र की छुट्टी का दिन ही सबसे मुफीद लगा था। ओमवीर छुट्टी के दिन अक्सर रुपेंद्र के घर उससे मिलने चला जाता था। उस दिन भी वह उसके घर आया। वे दोनों चाय पीकर निपटे ही थे कि अमृता ने रुपेंद्र से दोपहर के वक्त कहा कि रसोई की चिमनी खराब हो गई है, उसे दूसरी चिमनी खरीदनी है। लिहाजा दोपहर के वक्त रुपेंद्र चिमनी खरीदने की बात कहकर अपने फ्लैट से निकला। रुपेंद्र के साथ लिफ्ट में नीचे तक ओमवीर भी आया, लेकिन वह नीचे आकर रुपेंद्र से यह कहकर अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया कि उसे हैबतपुर जाना है, वह पार्किंग से गाड़ी निकालकर सोसाइटी के बाहर उसका इंतजार करे। तब तक वह अपने फ्लैट से कुछ सामान लेकर आता है। रुपेंद्र अपनी कार निकालने के लिए पार्किंग की तरफ चला गया। तभी ओमवीर ने सुमित और भूले को सोसाइटी के बाहर पहुंचने को कहा। इतनी देर में ओमवीर अपने फ्लैट पर पहुंचा और वहां से पिस्टल और कारतूस जेब में रखकर सोसाइटी के बाहर पहुंच गया। रुपेंद्र को भी पार्किंग से कार लेकर बाहर पहुंचने में 15 मिनट का समय लगा। वहां रुककर वह ओमवीर का इंतजार करने लगा। सोसाइटी से थोड़ा आगे वह रुपेंद्र के पास पहुंचा तो उसने कुछ ही दूरी पर खड़े सुमित व भूले से पूछा, अरे भाई तुम यहाँ कैसे खड़े हो, किसका इंतजार कर रहे हो? सुमित ने जोर से चिल्लाकर कहा, भैया ऑटो का इंतजार कर रहे हैं, तिगड़ी गोल चक्कर तक जाना है। ओमवीर ने वहीं से चिल्लाकर कहा, अरे आ जाओ रुपेंद्र भैया उधर ही जा रहे हैं, तुम लोगों को भी छोड़ देंगे। ओमवीर खुद तो रुपेंद्र की कार में बैठ ही गया। उसने रुपेंद्र से सुमित व उसके साथी को भी तिगड़ी गोल चक्कर तक लिफ्ट देने की सिफारिश कर कार में बिठा लिया। गर्मी के कारण गौर सिटी की हैबतपुर जाने वाली सर्विस रोड पर दिन के वक्त छुट्टी वाले दिन कुछ ज्यादा ही सन्नाटा रहता है। सोसाइटी के करीब 2.5 किलोमीटर दूर जाने पर अचानक ओमवीर ने रुपेंद्र से कार रोकने को कहा तो रुपेंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे कार रोक दिया। कार रोकने के बाद उसने ओमवीर से जैसे ही पूछा कि क्या हुआ, कार क्यों रुकवाई, तो वह यह देखकर चौंक गया कि तब तक ओमवीर अपनी कमर में खोसे पिस्टल को निकालकर उसकी तरफ तान चुका था। जब तक रुपेंद्र कुछ समझता तब तक ओमवीर ने उसकी कनपटी से पिस्टल सटाकर गोली चला दिया। गोली चलते ही खून की धारा बहने के साथ ही रुपेंद्र का सिर स्टीयरिंग पर लुढ़क गया। उसे जब इत्मीनान हो गया कि वह ढेर हो चुका है तो उन तीनों ने रुपेंद्र की घड़ी, पर्स, अंगूठी और गले में पहनी सोने की चेन निकाल ली ताकि पुलिस यही समझे कि मामला लूटपाट के लिए हुई हत्या का है। चूंकि दोपहर के वक्त इलाके में सन्नाटा था, इसलिए ना तो किसी ने गोली की आवाज सुनी और ना ही किसी ने उन्हें वारदात को अंजाम देते हुए देखा। इसके बाद तीनों वहां से निकले और पिस्टल बाकी बचे कारतूसों के साथ कुछ ही दूरी पर झाड़ियों के पीछे एक गड्ढे में फेंक दिया। भूले वारदात के बाद अपने गांव चला गया था, जबकि ओमवीर तथा सुमित सोसाइटी में वापस आ गए।
सुमित वापस आकर सोसाइटी में अपनी ड्यूटी करने लगा, जबकि ओमवीर ने घर पर आकर अपने कपड़े बदले क्योंकि उसकी शर्ट पर खून के निशान लग गए थे। इसके 3-4 घंटे बाद योजना के मुताबिक अमृता ने अपना नाटक शुरू किया। उसने ओमवीर को बुलाकर कहा कि अब सभी से यही कहना है कि रुपेंद्र घर से गहने लेकर निकला था। वह गहने उसे गाजियाबाद में पीसी ज्वेलर्स के पास गिरवी रखने थे। दोनों ने यही कहानी गढ़ी। उसी के बाद ओमवीर ने घटना का गवाह बनाने के लिए रुपेंद्र के पड़ोसी प्रशांत को फोन करके इस बारे में बताया और उसके बाद रुपेंद्र को ढूंढने का नाटक शुरू हुआ। सब कुछ पहले से तय था। इन लोगों ने सुमित को इसलिए जानबूझकर साथ लिया कि वह नाटक रचते हुए उन्हें रुपेंद्र की कार तक ले जाए। यही उसने किया भी। चूंकि पुलिस को जांच के दौरान पता चला था कि रुपेंद्र का मोबाइल तो उसकी जेब में है, लेकिन उसका पर्स, अंगूठी और सोने की चेन उसके पास नहीं थी, इसलिए उस रात पुलिस भी इस वारदात को लूटपाट के लिए हुई हत्या की घटना मानकर जांच करने में लगी थी। लेकिन अगले दिन बिसरख के एसएचओ मनोज पाठक को पहली बार रुपेंद्र की पत्नी अमृता का यह व्यवहार अजीब लगा कि पति की हत्या की सूचना के बाद जब वह घटनास्थल पर पहुंची तो उसने पुलिस को कोई शिकायत नहीं दिया। वह बस यही कहती रही कि किसी ने जेवर लूटने के लिए उसके पति की हत्या कर दिया। अगले दिन भी जब उसने कोई शिकायत नहीं दी तो उस पर शक और गहरा गया। जांच में एसएचओ का शक उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ गया जब अमृता से पूछताछ की तो वह एक रटी रटाई थ्योरी के मुताबिक बेधड़क होकर मामले को लूटपाट का बताने पर अड़ी रही। जब उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो पता चला कि जिस समय दोपहर में रुपेंद्र को गोली मारी गई थी, उसी वक्त ओमवीर ने उसे फोन करके लंबी बातचीत की थी और व्हाट्सएप पर कहा था कि काम हो गया है। हालांकि ओमवीर और सुमित ने पूछताछ में यह बताया था कि वे वारदात के वक्त सोसाइटी में थे, लेकिन वारदात के वक्त उनके मोबाइल की लोकेशन रुपेंद्र के मोबाइल की लोकेशन के साथ ही मैच हो रही थी। सोसाइटी के आउट गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करने पर पता चला कि जिस वक्त रुपेंद्र सोसाइटी के बाहर अपनी कार लेकर निकला था, उसके 2-4 मिनट के अंतराल से ओमवीर तथा सुमित एक अन्य व्यक्ति के साथ पैदल सोसाइटी के बाहर निकले थे। इतना ही नहीं, सुमित और ओमवीर 1.5 घंटे बाद एक साथ सोसाइटी के अंदर प्रवेश करते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखे। ओमवीर और सुमित के बीच इसी दौरान हुई बातचीत और ओमवीर की अमृता के साथ लंबी लंबी बातचीत तथा व्हाट्सएप संदेशों ने भी पुलिस को ओमवीर तथा अमृता पर शक करने की वजह दे दिया। ओमवीर पर पुलिस का शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब 29 अप्रैल की सुबह रुपेंद्र के बैंक खाते से किसी ने 10,000 रुपए की 2 बार एटीएम में ट्रांजैक्शन किया। इसका मैसेज पुलिस के कब्जे में मौजूद रुपेंद्र के फोन पर आया तो पुलिस चौंकी। पुलिस की एक टीम उसी समय उस एटीएम की जांच करने के लिए गई। शाम होते होते सीसीटीवी की फुटेज देखने पर पुलिस को पता चला कि यह रकम एटीएम से ओमवीर ने निकाली थी। बस फिर क्या था, पुलिस के सामने सारी कड़ियां जुड़ती चली गईं। पुलिस ने सबसे पहले ओमवीर को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ किया। उसने सारा सच उगल दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर पाठक की टीम ने उसी दिन सुमित और भूले को भी धर दबोचा। जब तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तभी अमृता को अपनी गिरफ्तारी की आशंका हो गई थी। पुलिस उस तक पहुंचती उससे पहले ही वह फरार हो गई। इंस्पेक्टर पाठक ने ओमवीर तथा उसके साथियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पुलिस ने ओमवीर, सुमित और भूले को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने अमृता को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सर्विलांस की मदद से आखिर 4 मई को अमृता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उससे मिली जानकारी के बाद ओमवीर को एक बार फिर से पुलिस रिमांड पर लिया तो उसकी शिनाख्त पर पुलिस ने ज्वेलर्स के यहां से 1.5 लाख रुपए में बेचे गए आभूषण भी बरामद कर लिए। अगर पुलिस रुपेंद्र की हत्या को केवल लूटपाट का विरोध करने के दौरान हुई मौत पर ही अपनी जांच केंद्रित करती तो अमृता और ओमवीर अपनी साजिश में कामयाब हो जाते। आरोपियों ने एक के बाद एक ऐसी कई छोटी छोटी गलतियां कर दी थीं कि पुलिस धीरे धीरे उन कड़ियां को जोड़कर उन तक पहुंच गई।
आज कहानी थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। आप सबका कमेंट आज शाम के स्टोरी में। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।